Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so that your family members and you are in best of health condition. Chi-square test and Myers of association, इस पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको रिवाइज़ करने के हवाले से मैं ये प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो Myers of association, summary Myers that tell us the presence, direction and strength of a relationship between two or more variables। तो Myers of association में बेसिकली 3 गोल हैं जो हमें अचीव करना है। एक तो ये कि क्या जो वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं। दूसरा ये कि जो वेरिएबल्स अगर आपस में रिलेशनशिप उनके अंदर है, एसोसिएशन है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्या वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं या नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं। और थर्ड, उस एसोसिएशन की मैग्नीट्यूड कितनी है, स्ट्रेंथ कितना है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे। वंस अगेन आई रिवाइज इट। जो वेरिएबल मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या उन वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन है प्रेजेंस की फॉर्म में, येस और नो। अगर तो नहीं है फिर तो डायरेक्शन और जो स्ट्रेंथ है उसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी और नाम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर एसोसिएशन है तो फिर क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव, और फिर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। ये बेसिकली हमारा गोल है Myers ऑफ एसोसिएशन में। अब इसमें जो की क्राइटेरियाज हैं, जो बुलेट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो आप देख लें। व्हाट इज़ द रेंज, तो ज़ाहिर है डिफरेंट Myers ऑफ एसोसिएशन है, तो हमें हर एक के लिए रेंज को देखना है क्या है। फिर क्या उसकी रेंज बाउंडेड है या नहीं, और अगर नहीं बाउंडेड तो क्या एक साइड पे बाउंडेड नहीं है या दोनों साइड्स पे बाउंडेड नहीं है। फिर क्या वो Myers ऑफ एसोसिएशन हमें डायरेक्शन भी बता रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव, या उसको इग्नोर कर रहे। फिर क्या इज़ इट सिमेट्रिकल, मतलब अगर हम वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दें, रोज़ को कॉलम कर दें या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दें, तो क्या रिज़ल्ट पे कोई असर पड़ता है या नहीं। तो सिमेट्रिकल का यहाँ मतलब ये देख लें कि अगर हम वेरिएबल्स को रोटेट करें, उनकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करें और रिज़ल्ट सेम रहे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये वाला मैयर जो है वो सिमेट्रिकल है। और अगर वो रिज़ल्ट हमारा डिफ़र करे तो हम कहेंगे वो मैयर हमारा एसिमेट्रिकल, मीन सिमेट्रिकल नहीं है। इसके बाद इज़ इट इनवेरिएंट टू स्केल, तो इनवेरिएंट टू स्केल का मतलब है कि अगर हम वेरिएबल की एंट्रीज़ को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और रिज़ल्ट चेंज ना हो तो उसे हम कहते हैं इनवेरिएंट टू स्केल। लेकिन अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें और रिज़ल्ट चेंज हो जाए तो हम कहेंगे ये वेरिएंट टू स्केल है। इसके बाद अजम्पशंस क्या हैं, किस सिचुएशन में किस मैयर को यूज़ करना है, और फिर आखिर पे इसकी इंटरप्रिटेशन है। क्या इंटरप्रेट करते हुए हमें नंबर्स को एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कैसे इंटरप्रेट करना है, मिडल पॉइंट्स पे अगर मिडल रेंज तक अगर आंसर आता है तो कैसे इंटरप्रेट करना है, और अगर नियर टू लोअर बाउंड आंसर आता है तो कैसे इंटरप्रेट करना है। ये बेसिकली हमारे की फीचर्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। अब chi-square Myers ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें, मैं स्लाइड नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, तो chi-square हमें इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ओनली क्लू और अ टिप कि अगर हम chi-square सॉल्व करें और उसका रिज़ल्ट ग्रेटर देन 2 आए, तो ग्रेटर देन 2 आएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ कुछ सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर फार अवे 2
मतलब 2 से ज़्यादा बिगर रिज़ल्ट आए 4, 7, 8, 10, 12, 20 वगैरह, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा रिज़ल्ट है वो हाईली सिग्निफिकेंट आ रहा है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टेबल वैल्यू। फिर हम यहाँ पे देख लें सेकंड बुलेट पे, इफ़ वी थिंक ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक एज द इफेक्ट हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन द साइज ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक। तो न्यूमरेटर का बाकी रोल है काई स्क्वायर में हम देखते हैं न्यूमरेटर में ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है। तो जितना ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस एक्सपेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो उतना फ्रैक्शन का रिज़ल्ट बड़ा होता जाएगा और काई स्क्वायर का बाय डिफ़ॉल्ट रिज़ल्ट बड़ा होता जाएगा। तो इफ़ेक्ट है कि न्यूमरेटर में वैल्यूज़ क्या आ रही है। इसके बाद सैम्पल साइज़ का इफ़ेक्ट भी है बाय रिड्यूसिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक देयर बाय मेकिंग स्मॉलर। और अगर डिनोमिनेटर को हम रिड्यूस करते जाएं, डिवाइज़र की वैल्यू हमारी स्मॉल आती जाए और सैम्पल साइज़ जो है उसको कम ज़्यादा करने से इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो आगे हम एग्जांपल में देखते हैं। विद द काई स्क्वायर टेस्ट द सैम्पल साइज हैज़ अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट ऑन द साइज ऑफ द काई स्क्वायर। तो ये बात हमें याद रखना है कि काई स्क्वायर में अगर हम सैम्पल साइज़ यानी टेबल साइज़ इंक्रीज़ कर दें तो रिज़ल्ट्स पे असर पड़ेगा, और टेबल साइज़ अगर हम रिड्यूस कर दें तो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा आंसर पे। Thus we don't want to use chi square as a measure of association। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम chi square ही को फाइनली एज अ measure of association यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह हम इंटर लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे हम देखते हैं कि हर तरह के नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा के लिए chi square लगा दिया जाता है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसका हमें उस पर जो उसका इफ़ेक्ट आ रहा होता है वो हमें नहीं पता चल रहा होता। जैसे अभी हमने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी, जैसे हमने ये देखा कि काई स्क्वायर हमें सिर्फ ये बताता है एसोसिएशन है या नहीं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं बताता, एक प्रॉब्लम। फिर हम सेकेंडली देखते हैं कि काई स्क्वायर हमें अगर न्यूमरेटर का डिफरेंस एक्सपेंड होता जा रहा है तो ओवरऑल रिज़ल्ट चेंज होता जाएगा। फिर हमने देखा सैम्पल साइज़ कम ज़्यादा करने से रिज़ल्ट पे चेंज आएगा। तो इन वजूहात की बिना पे हम काई स्क्वायर ही को फाइनली एज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन यूज़ नहीं करते, हम मूव करते हैं फर्दर मेजर्स ऑफ एसोसिएशन की तरफ, वो अभी हम देखते हैं। तो नंबर 5 स्लाइड की बात कर रहा हूँ, और आप लोगों ने कोशिश करना है थोड़ा टाइम निकाल के और इस काम को आपने चेक करना है। स्लाइड नंबर 5, तो इस पे काई स्क्वायर डबल्स व्हेन n डबल्स, अगर हम सैम्पल साइज डबल कर दें, सपोज अगर 500 ऑब्जर्वेशन थी, ग्रैंड टोटल था हमारे टेबल का, और उसको हम और उस पर रिज़ल्ट काई स्क्वायर का सपोज 4 आ रहा है, तो अगर हम 500 टेबल साइज़ को 1000 कर दें तो जो काई स्क्वायर का रिज़ल्ट है वो भी डबल हो जाएगा। यानी अगर पहले 4 था तो वो 8 हो जाएगा। टेबल साइज़ को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 1000 हो गया, तो आंसर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 8 आएगा। तो वो आप एंट्रीज़ को चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ समझाने के लिए टाइम देना होगा आपको। ये स्लाइड नंबर 6 देखें, तो इस पे जो टेबल टोटल है वो 250 है। तो इस डेटा सेट में अगर आप पहले काई स्क्वायर निकाल लें, वो आपका एक आंसर आ जाएगा। सेकेंडली फिर आप क्या करेंगे, टेबल की हर एक एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लाइक 41 मल्टीप्लाई 2, 51 मल्टीप्लाई 2, 15 मल्टीप्लाई 2 और 143 मल्टीप्लाई 2। टोटल्स को नहीं करना, जस्ट ये जो 2x2 का टेबल है, अल्टर्ड और नॉट अल्टर्ड, और नीचे जो 2 रोज़ के अंदर वेरिएबल हैं, तो ये 4 एंट्रीज़ को 2 से मल्टीप्लाई किया। और बाद में जो डेफिनेटली जो टेबल साइज़ है वो भी 2 से मतलब वो 500 हो जाएगा सम इसका। अब इस पे काई स्क्वायर लगाएं, तो जो इनिशियली काई स्क्वायर का पहले टेबल पे रिज़ल्ट आया था, ये उसका 2 गुना हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आपने चेक कर लेना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है काई स्क्वायर के साथ।
तो काई स्क्वायर डबल्स व्हेन n डबल्स, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज एंड ऑड्स रेशियो वुड नॉट चेंज। लेकिन ऑड्स रेशियो चेंज नहीं होंगे। अगर आप टेबल का साइज़ इंक्रीज़ कर दें या हर एक सेल एंट्रीज़ को आप कम ज़्यादा कर दें, तो मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, तो जो इनिशियली ऑड्स रेशियो की वैल्यू आएगी और जो आफ्टर चेंज आएगी वो सेम होगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं इस डेटा सेट से। स्लाइड नंबर 6, जनरल मेजर्स। तो जनरल मेजर्स में काई स्क्वायर एंड सेल कंट्रीब्यूशंस हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हम निकाल लेते हैं और स्पेसिफिक टू अ 2x2 टेबल, तो उसमें ऑड्स रेशियो हम निकालते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। यूल्स क्यू है, ये हमने पहले शेयर नहीं किया, इसको आज हम देखते हैं। रो है, इसको भी देखते हैं। एडजस्ट टू काई स्क्वायर, इसमें क्रैमर्स भी, फाई और कंटिजेंसी कोएफिशिएंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब स्लाइड नंबर 6 पे हम थोड़ा सा और फोकस करते हैं और जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो तो हमें मिल जाएंगे, बट हमें इसके लिए जो थ्योरी ग्रैब करना है वो ये कि किस सिचुएशन में किस मेजर को हमें यूज़ करना है। तो काई स्क्वायर जो है वो जनरल मेजर है एसोसिएशन का, और उसके ड्रॉबैक्स अभी आपने सुने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो वो हम कंडीशनली कभी एक रो को रिस्पांस के साथ, फिर दूसरी रो को रिस्पांस के साथ, वो हम रिजल्ट्स ले लेते हैं। इसके बाद जो ऑड्स रेशियो है, ये केस कंट्रोल स्टडी के लिए रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं ऑड्स रेशियो। फिर जो यूल्स क्यू है वो अगली स्लाइड पे हम देखते हैं। ये हमारे पास मेजर ऑफ एसोसिएशन है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ जजिंग द रिलेशनशिप। बिल्कुल वैसे जिस तरह हम इसको बल्कि यूँ कह लें, सॉरी आई शुड रिपीट इट, ऑड्स रेशियो और यूल्स क्यू, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप एसोसिएशन के लिए। बट जो ऑड्स रेशियो है वो सिमेट्रिकल मेजर नहीं है, जबकि यूल्स क्यू जो है वो सिमेट्रिकल मेजर है। अब सिमेट्रिकल मेजर से मतलब कि अगर हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो ऑड्स रेशियो का रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, बट यूल्स क्यू का नहीं होगा। और जो रो है मेजर ऑफ एसोसिएशन, ये क्वाइट पैरेलल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। जिस तरह आप लोग कोरिलेशन निकालते हैं, R इज इक्वल टू n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर, और फिर इसी तरह n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये कोरिलेशन हम निकालते हैं, तो वो कोरिलेशन रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान। तो इधर जो हम रो यूज़ करेंगे ये रिलेशनशिप बताएगा ऑर्डिनल स्केल पर जो हमारा वेरिएबल आ रहा होगा। इसके बाद क्रैमर्स भी, फाई और कंटिजेंसी कोएफिशिएंट, ये तीनों मेजर्स नॉमिनल बाय नॉमिनल स्केल के लिए हम यूज़ करते हैं, और तीनों में से बेस्ट क्रैमर भी है क्योंकि इसकी रेंज 0 से 1 है। इसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड हैं, बट फाई और कंटिजेंसी कोएफिशिएंट में जो अपर बाउंड है उसकी लिमिट जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड 6 पे काफ़ी बात की है, मे भी कुछ आपको मुश्किल लग रहा हो, वो 1 बाय 1 हम अगली स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो ऑड्स रेशियो, इसके कुछ की फीचर्स को देख लें। स्लाइड नंबर 7, ऑड्स रेशियो इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हमें आंसर देगी है, एंड हैज़ नो अपर बाउंड। इसका जो अपर बाउंड है वो इन्फिनिटी है। इसका फार्मूला आप देख लें, द फार्मूला टू द राइट इज शॉर्टन बेस एंड इज अलजेब्रिकली आइडेंटिकल टू द रेशियो ऑफ 2 ऑड्स। तो ये हमें पता है, डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऑफ डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से आता है। A value greater than 1 means the probability for the first group is larger than the probability for the second group. अगर ऑड्स रेशियो का रिजल्ट 1 से बिगर आएगा तो हम कहेंगे फर्स्ट ग्रुप में जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड ग्रुप, जैसे कि हम पहले एग्जांपल्स काफ़ी देख चुके हैं। थीटा इज़ नॉट अ सिमेट्रिकल मेजर ऑफ एसोसिएशन, इट मैटर व्हाट ऑर्डर।
ये बात थी जो मैं ऊपर स्लाइड नंबर 6 पे कर रहा था कि जो ऑड्स रेशो है ये सिमेट्रिकल मेजर नहीं है। अगर हम रोज़ को इंटरचेंज कर दें, कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो रिज़ल्ट्स चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या है, इसका रोल है। जिस तरह अगर सपोज़ हम लंग कैंसर में बात करते हैं मेल और फीमेल के साथ तो रिज़ल्ट कुछ और आएगा, और लंग कैंसर ही में अगर हम बात करते हैं फीमेल और मेल के साथ तो रिज़ल्ट कुछ और आएगा। But in a 2x2 table there is a really only one unique odds ratio, but the result is different depending on how that table is organized. तो 2x2 टेबल में हमारे पास यूनिक ऑड्स रेशो का रिज़ल्ट आएगा, एक ही आएगा, लेकिन वो रिज़ल्ट डिफरेंट होगा, डिपेंड करेगा कि आपने टेबल को ऑर्गेनाइज कैसे किया। जैसे अभी मैं कह रहा था लंग कैंसर में मेल और फीमेल, तो इसी तरह फीमेल और मेल कर देंगे तो ओरिएंटेशन टेबल की चेंज हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी, तो रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएगा। इन जनरल आर क्लास सी टेबल देयर में भी मैनी ऑड्स रेशो। ज़ाहिर है अगर हमारा टेबल जो है उसकी डायरेक्शन 2x2 की बजाय 3x3, 4x4 या कुछ और जो हो जाएगी तो ऑड्स रेशो भी उतने ही बढ़ते जाएंगे, उसके एक यूनिक नहीं बल्कि बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। तो ये ऑड्स रेशो पे कुछ बातें थी। स्लाइड 7 इसको मैं फिर रिपीट कर दूं। ऑड्स रेशो का रिज़ल्ट पॉजिटिव और अनबाउंडेड होता है। फिर ऑड्स रेशो का जो फार्मूला है वो हम देख लें। फिर ऑड्स रेशो का अगर रिज़ल्ट 1 से बड़ा आएगा तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी इन ग्रुप 1 जो है वो ग्रेटर है देन प्रोबेबिलिटी 2। और फिर हम बात कर रहे थे कि जो ऑड्स रेशो है ये सिमेट्रिक मेजर नहीं है। अगर हम टेबल की ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दें, उसकी जो टेबल को हमने प्रेजेंट किया है उसका ऑर्डर अगर हम शफल कर दें तो हमारे रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि अगर 2x2 का टेबल है तो एक ही ऑड्स रेशो का रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अगर हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो रिज़ल्ट दूसरा आएगा, डिफरेंट आएगा, लेकिन स्टिल एक आएगा। और लास्ट पे अगर हमारा टेबल की जो डायरेक्शन है वो मोर देन 2x2 है तो फिर हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो भी ऑड्स रेशो के डिफरेंट और एक से ज़्यादा आएंगे। तो ये स्लाइड 7 पे तो पहले काफ़ी बात हो चुकी है। स्लाइड 8 हमारे लिए आज नया क्वेश्चन है, इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उसमें यूल्स क्यू जो टेस्ट है, वेरिएशन ऑफ द ऑड्स रेशो फॉर अ 2x2 टेबल, इट शोज़ द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप। तो यहाँ तक ऑड्स रेशो और ये सेम है। इट इज़ लाइक अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की तरह से है। A positive Q means more of variable 1 is associated with more of variable 2। तो अगर हम यूल्स Q सॉल्व करते हैं तो जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ फार्मूले में C11 मल्टीप्लाई C22 माइनस से पहले न्यूमरेटर में और नीचे प्लस से पहले लेफ़्ट साइड पे C11 मल्टीप्लाई C22। तो ये पोर्शन सेम आप देखते हैं, यानी यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे लिख दिया। फिर माइनस जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ के रिज़ल्ट्स हैं वो ऊपर माइनस किया जा रहा है और नीचे प्लस किया जा रहा है। तो यहाँ से जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा तो हम कहेंगे ये जो रिज़ल्ट है ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव है और मोर ऑफ वेरिएबल 1 इज़ एसोसिएटेड विद मोर ऑफ वेरिएबल 2। इसके बाद यूल्स क्यू बाउंड्स द ऑड्स रेशो टू -1 to +1। तो ये एक डिफरेंस है हमारे पास यूल्स का ऑड्स रेशो के साथ कि वहाँ पे जो रिज़ल्ट आता था वो अनबाउंडेड था, लेकिन इधर जो रिज़ल्ट आ रहा है उसकी रेंज है -1 से +1। देन जितना रिज़ल्ट क्लोज टू +1 होगा तो हम कहेंगे यहाँ पॉजिटिव एसोसिएशन है। जितना रिज़ल्ट क्लोज टू -1 होगा तो हम कहेंगे ये एसोसिएशन है और स्ट्रॉन्ग है बट नेगेटिव है। और
जब रिज़ल्ट 0 के क्लोज आएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे एसोसिएशन नहीं है। और सेकंड लास्ट बुलेट स्लाइड नंबर 8 में यूल्स मेथड को θ-1 ओवर θ+1 लिखा गया। तो थीटा का मतलब ऑड्स रेशो और 1 उसमें सब्ट्रैक्ट किया और 1 उसमें ऐड किया। तो ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी आप भले से ऊपर डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ कर दें और डिवाइज़र में डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके उसमें ऑफ डायगोनल की एंट्रीज़ का रिज़ल्ट प्लस कर दें, ऐसे कर लें। या एक दफ़ा ऑड्स रेशो निकाल लें उस टेबल पे और उसमें -1 कर दें न्यूमरेटर में और +1 कर दें डिवाइज़र में, तो रिज़ल्ट जो है वो वही सेम आएगा। ये सिमेट्रिक मेजर है, यानी अगर हम वेरिएबल्स को अल्टर कर दें, रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो रिज़ल्ट्स सेम आएगा, चेंज नहीं होगा, बट द साइन विल चेंज, साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो ये एक और डिफरेंस है ऑड्स रेशो का यूल्स क्यू टेस्ट के साथ। पहला डिफरेंस था कि ऑड्स रेशो का रिज़ल्ट अनबाउंडेड है, यूल्स का बाउंडेड है, -1 से +1 है। फिर हमने कहा कि वो जो ऑड्स रेशो है वो सिमेट्रिकल मेजर नहीं है। यहाँ हम कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल मेजर है यूल्स क्यू, बट जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, या सॉरी आई शुड से साइन चेंज हो जाएगी। यानी अगर हमने इनिशियल टेबल पे यूल्स क्यू टेस्ट निकाला और उसका रिज़ल्ट सपोज 4 आया, सॉरी -1 से +1 रेंज है, तो हमने सपोज पहले सॉल्व किया यूल्स क्यू को और रिज़ल्ट आया हमारे पास 0.79 फॉर एग्जांपल 0.79। फिर हमने रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये ऊपर डाटा आपको दिया गया, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जब मैंने रोज़ को इंटरचेंज किया तो रिज़ल्ट 0.79 ही आएगा, लेकिन साइन उसका चेंज हो जाएगा, ये मुझे कहना चाहिए। Then slide number 9, row a measure of association that also shows strength and direction like Yule's Q, it ranges -1 to +1। ये सिमेट्री है दोनों में। It assumes that the value in row 2 and column 2 are more। तो ये इसकी एक assumption है। ये उस वक्त हम मेजर यूज़ करेंगे जब हमें ऐसा फील हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा की टेबल के अंदर वो सिमेट्रिकल नहीं है, कॉलम नंबर 2 पे वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और रो नंबर 2 पे वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। तो जस्ट समझने के लिए मैं इसको इलाबोरेट करूं। लंग कैंसर हमारा रिस्पांस वेरिएबल है येस नो और स्मोकिंग है येस नो। तो अब अगर सपोज ये कंटिजेंसी टेबल है मेरे पास और जो लंग कैंसर में येस नो है और नो वाले कॉलम में एंट्रीज़ का रश ज़्यादा है और स्मोकिंग में येस नो में नो वाली कैटेगरी में वैल्यूज़ का रश ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि इस तरह के डेटा में एसोसिएशन फाइंड करने के लिए हमें रो को यूज़ करना चाहिए। यानी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, कॉलम में वेट ज़्यादा है और वो भी सेकंड कॉलम में, और सेकंड रो में वैल्यूज़ का वेट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रो मेथड। फार्मूला हम देखें तो फार्मूला इसका जो है वो जो न्यूमरेटर है वो यूल्स क्यू की तरह, लेकिन जो डिवाइज़र है उसमें मार्जिनल रो और मार्जिनल कॉलम टोटल्स को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लिया गया, यानी टेबल के टोटल्स को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लिया गया। C1 डॉट का मतलब पहली रो का टोटल, C2 डॉट का मतलब दूसरी रो का टोटल, C.2 का मतलब दूसरे कॉलम का टोटल और C.1 का मतलब पहले कॉलम का टोटल। तो इनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लिया तो रो का रिज़ल्ट आ जाएगा और रेंज इसकी -1 से +1 है। सेकेंड लास्ट बुलेट स्लाइड नंबर 9 में, thus the difference in the numerator is made relative to the square root of the product of the marginal in the table। ये फार्मूले की डिस्क्रिप्शन है।
it is more complicated to calculate in the general R class C table and should only be used when the variables are ordinal. तो ये अगर टेबल की डायरेक्शन बढ़ा दें तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, इसलिए हम इसको सिर्फ 2x2 टेबल के लिए यूज़ करते हैं, और जब वेरिएबल ऑर्डिनल स्केल पर होंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हमारे 3 मेजर हो गए। तो ऑड्स रेशो के लिए ऐसी कंडीशन नहीं थी, यूल स्क्यू के लिए कंडीशन नहीं थी, बट रो के लिए कंडीशन है कि ये हम यूज़ करेंगे जब वेरिएबल ऑर्डिनल स्केल पर होंगे। इसके बाद स्लाइड नंबर 10, क्रैमर्स V, पाई और कंटिजेंसी कोएफिशिएंट, ये हम ड्यूरिंग क्लासेस पढ़ चुके हैं, तो इस पर इतना डिफरेंस ही रोल प्ले कर रहे कि क्रैमर V की रेंज 0 से 1 है, 0 और 1 इंक्लूडेड है, लेकिन पाई और कंटिजेंसी कोएफिशिएंट में 0 इंक्लूडेड है बट अपर लिमिट का बाउंड नहीं है। और दूसरा डिफरेंस है इसका जो कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है, तो वो आपको नज़र आ रहा है और हमने ये पहले पढ़े हुए हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, अब हमने क्या करना है एंड पे, ये एग्जांपल है हमारे पास, सब्जेक्ट स्टिल स्मोकिंग येस नो और सब्जेक्ट ट्रीटमेंट निकोटीन और प्लेसबो। तो ये डेटा सेट है हमारे पास। अब आपने थोड़ा टाइम स्पेयर करना है और इस डेटा सेट पे नंबर 1 आप कंप्यूट करें काई स्क्वायर जब आएगा, और वहाँ पे आपका ये स्लाइड नंबर जो नेक्स्ट है 12, उस पर आप देखें इस टेबल के लिए काई स्क्वायर का रिजल्ट 19.20 आ रहा है। इट मीन्स के देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग और ट्रीटमेंट टाइप, किस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है, रिलेशनशिप है, और पी वैल्यू भी इसकी काफ़ी लो है। इसका मतलब एसोसिएशन है, और अब हमें आगे मूव करना है कि कितनी एसोसिएशन है और उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमें यहाँ से क्रैमर V निकाला, पाई निकाला, कंटिजेंसी कोएफिशिएंट निकाला, फिर ऑड्स रेशो निकाला, और हम कह रहे हैं कि जो लोग निकोटीन यूज़ करते हैं उनके यहाँ उनका स्टिल स्मोकिंग रहना 3.5 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल विच यूज़ प्लेसबो। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आप वेरीफाई कर सकते हैं। यूल्स क्यों निकाल लेंगे, हम रो निकाल लेंगे। तो ये रिज़ल्ट्स जो हैं उन सारे फार्मूलाज को यूज़ करके हम रिज़ल्ट्स कम से कम रिपीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आखिरी बात, किस सिचुएशन में कौन सा मेजर यूज़ करना है, तो वो समरी हमें याद रखना है। काई स्क्वायर तो लगाना ही लगाना है एसोसिएशन जज करने के लिए। बाद में ऑड्स रेशो हम यूज़ करते हैं, यूल्स क्यू यूज़ करते हैं, रो यूज़ करते हैं। तो यूल्स क्यू का जो पर्पज़ है वो रिलेशनशिप है, और ये सिमेट्रिकल मेजर है, और उसमें रिजल्ट्स के साथ साइन चेंज हो जाता है, ये जो पीछे डिफरेंसेस बताएं। लेकिन अगर ऑर्डिनल वेरिएबल होते दोनों, तो फिर हम ना तो क्रैमर V यूज़ करते, ना पाई, ना कंटिजेंसी कोएफिशिएंट, फिर हम बात करते तो रो की करते। तो ये हमारे पास आज की प्रेजेंटेशन थी मेजर्स ऑफ एसोसिएशन के हवाले से। होप सो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो फोकस कीजिएगा इसकी थ्योरी पर, और इसके एक डेटा को पकड़ के सारे फार्मूले यूज़ करके इसको आप ग्रिप करें। अल्लाह हाफिज़।